Hello viewers and my dear student, I hope you all are fine. I am अंतिमा यादव फ्रॉम RGCS। आज का हमारा टॉपिक है डायलिसिस। आज हम बात करेंगे डायलिसिस के बारे में। डायलिसिस क्या होती है, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं एंड इसके मैनेजमेंट क्या होते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप हमारे चैनल RGCS.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम नेक्स्ट अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं डायलिसिस, हम बताएंगे डायलिसिस की डिफिनीशन क्या होती है। डायलिसिस इज अ मेडिकल ट्रीटमेंट दैट फिल्टर्स एंड प्यूरिफाई द ब्लड व्हेन द किडनी आर अनएबल टू परफॉर्म दिस फंक्शन नेचुरली। मतलब हम डायलिसिस क्या होती है, एक मेडिकल प्रोसेस होती है। इसको हम कब यूज़ करते हैं, जो हमारी किडनी होती है। जैसे हमारी किडनी काम क्या होता है, ब्लड को फिल्टर करना, और वहाँ पे किडनी में यूरिन का फॉर्मेशन होता है, इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस बना के रखता है, यहाँ पे विटामिन डी का भी फॉर्मेशन होता है, और जो हमारे मेटाबॉलिक बेस्ड प्रोडक्ट होते हैं उसका भी एलिमिनेशन करती है किडनी। जब अपना काम किडनी करना बंद कर देती है तो इस कंडीशन में हमें डायलिसिस कराने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, नेक्स्ट है इट इज टाइपिकली यूज फॉर इंडिविजुअल विद किडनी फेलियर और इन स्टेज रेनल डिजीज। इसको हम कब यूज़ करते हैं, किन पेशेंट पे यूज़ करते हैं। जैसे कोई पेशेंट है, उसकी किडनी ख़राब गई है या वो लास्ट स्टेज पे है। जैसे उसके किडनी का फंक्शन क्या होता है, ब्लड को फिल्ट्रेशन करना। इसका नॉर्मल GFR होता है 125 ml पर मिनट। मतलब किडनी हमारे ब्लड का फिल्ट्रेशन पर मिनट में 125 ml पर मिनट करती है, और पर डे में देखो तो 180 लीटर पर डे ब्लड का फिल्ट्रेशन किडनी करती है। तो जब किडनी का GFR मतलब 125 से डिक्रीज होके 10 to 15 पे आ जाता है, तो इसको हम बोलते हैं लास्ट स्टेज ऑफ किडनी डिजीज। ठीक है, तो इस कंडीशन में हमें क्या होती है, डायलिसिस कराने की आवश्यकता पड़ सकती है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अब हम बात करेंगे डायलिसिस के टाइप्स क्या होते हैं। मतलब कि देयर आर 2 मेन टाइप्स ऑफ डायलिसिस। जो हमारी डायलिसिस होती है 2 प्रकार की होती है। पहला है हीमोडायलिसिस एंड दूसरा है पेरिटोनियल डायलिसिस। तो हीमोडायलिसिस क्या होता है, दिस टाइप ऑफ डायलिसिस यूजेज अ मशीन टू फिल्टर द ब्लड आउटसाइड ऑफ द बॉडी। मतलब इसमें क्या होता है, हीमोडायलिसिस में हमें एक मशीन की ज़रूरत पड़ती है जिसको हम डायलिसिस मशीन बोलते हैं। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी से ब्लड लेते हैं और मशीन में फिल्टर करके फिर पेशेंट की बॉडी में हम इंटर कर देते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस लगभग 4 आवर्स तक चलती रहती है। नेक्स्ट है पेरिटोनियल डायलिसिस। दिस टाइप ऑफ डायलिसिस यूज द लाइनिंग ऑफ एब्डोमेन पेरिटोनियम एज अ फिल्टर टू क्लीन द ब्लड। इसमें क्या होता है, जो हमारी पेरिटोनियल कैविटी होती है वहाँ पे हम इसको फिल्टर के रूप में हम इसको यूज करते हैं। वहाँ पे हम क्या करते हैं कि डायलिसिट डालते हैं पेरिटोनियल कैविटी में, और वहाँ से हम क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी में ब्लड का फिल्ट्रेशन हो जाता है और हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, तो ये पीडी के बारे में हो गया। नेक्स्ट हम इसके आपको पीडी के बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में और इसके टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं टाइप्स ऑफ डायलिसिस में आपको यहाँ पीडी का डायग्राम है और यहाँ पे हीमोडायलिसिस का डायग्राम है। पेरिटोनियल डायलिसिस में आप देखिए ये क्या है, एब्डोमेन है, यहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी है। ठीक है, यहाँ पे हम क्या है, यहाँ पे हम डायलिसिस डाल रहे हैं। मतलब एक जो डायलिसिस फ्लूइड होता है वो हम क्या करते हैं, कैथेटर के थ्रू हम क्या करते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में डालते हैं, और पेरिटोनियल कैविटी में जो ये फ्लूइड गया है वो होल्ड रहेगा। होल्ड होने के बाद जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है, उसके बाद हम दूसरे कैथेटर से 2 पोर होते हैं, दूसरे कैथेटर से हम इसको वापस कर लेते हैं। ये हो गया पीडी के बारे में। नेक्स्ट है हीमोडायलिसिस के बारे में। इसमें क्या है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिस्टुला बना है जिसको एबी फिस्टुला बोलते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, एक से हम ब्लड लेंगे, ब्लड सर्किट से होते हुए डायलाइजर में जाएगा, और डायलाइजर में फिल्टर होने के बाद दूसरे सर्किट से पेशेंट के बॉडी में वापस चला जाता है। इसको हम हीमोडायलिसिस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। अभी हम बात करेंगे हीमोडायलिसिस के बारे में डिटेल में। हीमोडायलिसिस क्या होती है, हीमोडायलिसिस इज अ मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डायलिसिस एंड द वन मोस्ट पीपल आर अवेयर ऑफ। मतलब ये जो हीमोडायलिसिस होती है ये बहुत कॉमन टाइप्स ऑफ डायलिसिस होती है। डायलिसिस टाइप्स में बहुत कॉमन डायलिसिस है और इसके बारे में हर कोई जानता है। ठीक है, नेक्स्ट है ड्यूरिंग द प्रोसीजर अ ट्यूब इज अटैच्ड टू अ निडल इन योर आर्म। इसमें क्या होता है, प्रोसीजर में हम एक निडल इंसर्ट करते हैं जिसको हम कैथेटर बोलते हैं। कैथेटर इंसर्ट करने के बाद जो है निडल वहाँ पे लगाते हैं और वहाँ से हम ब्लड लेके पेशेंट की डायलिसिस करते हैं। ब्लड पासेस अलोंग द ट्यूब एंड इनटू द एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल मशीन दैट फिल्टर इट बिफोर इट्स पास्ड बैक इनटू द आर्म अलोंग अनदर ट्यूब। इसमें हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी से ब्लड लेंगे, निडल से ब्लड आर्टियल ट्यूबिंग से डायलाइजर में जाएगा और वहाँ पे फिल्टर होने के बाद वेनस ट्यूबिंग से पेशेंट की बॉडी में चला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड।
At dialysis centers, this is usually carried out 3 days a week with each sessions lasting around 4 hours. मतलब इसको हम 1 वीक में हम 3 टाइम्स करते हैं, ठीक है। और इट कैन आल्सो बी डन एट होम। अब कहीं कहीं किसी किसी कंट्रीज़ में हम ऐसे मॉडल हो गई है कि हम उसको हम घर पे भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे इसका शेड्यूल देखिए तो 4 टाइम्स आ वीक, मतलब 4 टाइम्स एक वीक में हम कर सकते हैं और उसका ड्यूरेशन 4 आवर्स रखेंगे। और एक वीक में हम 5 बार भी कर सकते हैं, 5 टाइम्स कर सकते हैं और उसका ड्यूरेशन हम 3 आवर्स रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से अब हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ हीमोडायलिसिस, मतलब हीमोडायलिसिस के टाइप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सीआरटी के बारे में। सीआरटी क्या होती है? सीआरटी कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, इसका फुल फॉर्म होता है कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी, ठीक है। कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी इज परफॉर्म्ड फॉर कंटिन्यूअस रिमूवल ऑफ सैल्यूट एंड और फ्लूइड एंड इज यूजुअली डन ओनली क्रिटिकल इल पेशेंट। मतलब जो ये सीआरटी होता है ये क्रिटिकल इल पेशेंट में हम यूज़ करते हैं, जो हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल होते हैं, इससे बहुत ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड हुआ है, इस कंडीशन में हम जो है सीआरटी का यूज करते हैं। इसमें क्या होता है, काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, इसमें धीरे धीरे फ्लूइड का रिमूवल होता है और डायलिसिस धीरे धीरे होती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। This procedure allows the slow and smooth removal of fluid so that the unstable cardiovascular system is not subject to additional strength। ये क्या होता है, बहुत लंबा प्रोसेस होता है, इसमें धीरे धीरे फ्लूइड का रिमूवल होता है, ठीक है। तो इसलिए जो जैसे मान लो कोई पेशेंट है हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है या कार्डियोवैस्कुलर रिलेटेड कोई प्रॉब्लम है, हार्ट से कोई प्रॉब्लम है, तो उनके लिए सीआरटी सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है, ठीक है। या मल्टी ऑर्गन फेलियर है, उस कंडीशन में भी हम सीआरटी करवाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अल्ट्राफिलेशन can also be done in a slow and steady manner, thus the hemodynamically tolerate is better even in patients with shock and severe fluid removal। मतलब जो अल्ट्राफिल्ट्रेशन होता है, जिससे पेशेंट के बॉडी में बहुत ज़्यादा फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, तो इसमें हम पेशेंट का फ्लूइड जो ओवरलोड हुआ है उसको हम धीरे धीरे करके रिमूव कर लेते हैं। और जो पेशेंट शॉक में गए हैं या सेप्सिस हो गया हो, उस कंडीशन में हम सीआरटी का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, This process can be applied to both adult and children. The process is continued for 48 to 72 hours and the parameters in CRRT can be modified during treatment। मतलब ये जो प्रोसीजर होता है इसमें हम दोनों में अप्लाई कर सकते हैं, जैसे एडल्ट में और चिल्ड्रंस में भी हम कर सकते हैं। जो इसका प्रोसेस होता है, मतलब ड्यूरेशन होता है, इसको हम 48 to 7 आवर्स की हम करते हैं। जैसे हीमोडायलिसिस हो गया 3 to 4 आवर्स की करते हैं, बट CRRT जो है काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं 48 to 72 आवर्स की होती है, ठीक है। इनमें हम मतलब चिल्ड्रन एंड एडल्ट में दोनों हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल इफ नेसेसरी द CRR कैन बी मॉडिफाइड ड्यूरिंग द प्रोसीजर डिपेंडिंग ऑन द रिस्पांस ऑफ द पेशेंट। मतलब जो CRRT मान लो कोई पेशेंट है, उसको मतलब बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो रही है, जैसे फ्लूइड ओवरलोड हो गया है, ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह बढ़ गया है, तो हम मान लो हमें ड्यूरिंग डायलिसिस हमें किसी चीज़ को मॉडिफाई करना है तो उसको हम इजीली कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट स्लाइड। स्लो एंड स्टडी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, रिस्टोर ऑफ मेटाबॉलिक एसिडोसिस, करेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट एबनॉर्मलिटीज। जिससे हम बात करेंगे गोल ऑफ CRRT, मतलब इसके गोल क्या क्या है, CRRT करने का गोल क्या है। तो जैसे पहला है स्लो एंड स्टडी रिमूवल ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, मतलब जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको हम धीरे धीरे हम रिमूव कर देते हैं और स्लो प्रोसेस होता है, ठीक है। नेक्स्ट है रीस्टोरेशन, मतलब पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो गया है या इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो गया है, तो उसको हम इजिली मैनेज कर सकते हैं, रीस्टोर कर सकते हैं। एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ हीमोडायनेमिकली, अगर कोई पेशेंट है हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है तो उसको हम स्टेबल कर सकते हैं, जैसे कि पल्स रेट हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया एंड कार्डियक आउटपुट हो गया। नेक्स्ट है मेंटेनिंग फ्लूइड बैलेंस, अगर फ्लूइड बैलेंस नहीं हुआ है तो उसको हम CRRT के थ्रू हम मेंटेन कर सकते हैं इजीली, कोई प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं होगी। रिमूवल ऑफ प्रोवाइडिंग न्यूट्रिशन सपोर्ट एंड रिमूवल एंड मेडुलेशन मेडिएटर्स ऑफ सेप्सिस फ्रॉम ब्लड, अगर ब्लड में सेप्सिस हो गया है, सेप्टिसीमिया हो गया, तो इस कंडीशन में हम CRRT का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट हम बात करेंगे, अभी तक तो हम बात कर लिए जैसे कि अगर किडनी खराब हुई है तो हम क्या क्या चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे हीमोडायलिसिस हो गया, CRRT हो गया। अभी हम बात करेंगे कि नॉन रेनल इंडिकेशन एंड रिलेटेड प्रोसीजर। अगर मान लो कोई पेशेंट है उसकी किडनी नहीं खराब हुई है तो तब भी हम किस किस कंडीशन में हम HD एंड CRRT का यूज कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कोई पेशेंट जैसे कि है वेरियस फॉर्म ऑफ डायलिसिस लाइक कन्वेंशनल HD, SLED, CRRT एंड पेरिटोनियल डायलिसिस आर फ्रीक्वेंटली यूज टू ट्रीट पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी एंड इन स्टेज रेनल डिजीज। मतलब कि जैसे कि आप देख सकते हैं हीमोडायलिसिस हो गया, SLED हो गया, पेरिटोनियल डायलिसिस हो गया एंड हीमोडायलिसिस हो गया, ये सब हम उन पेशेंट पे यूज करते हैं जिसकी किडनी खराब हुई हो, या जो पेशेंट एक्यूट किडनी में है या लास्ट इंड स्टेज पे है किडनी फेल में, ठीक है। तो उस पर हम क्या करते हैं, हम ये सारी टेक्निक यूज करते हैं, ठीक है। हाउएवर सम ऑफ दिस मॉडलिटी कैन बी यूज टू ट्रीट अ पेशेंट विद नॉन रेनल डिजीज एज वेल एज use of CRRT in critically ill patients with cardiovascular instability, severe fluid overload, cerebral edema, hypercatabolic patient is very well stabilized। मतलब कि ऐसे पेशेंट जिसकी किडनी खराब नहीं हुई है, जैसे कि कोई पेशेंट है उसको फ्लूइड ओवरलोड हो गया या कार्डियोवैस्कुलर प्रॉब्लम है या नर्वस सिस्टम से प्रॉब्लम है, ठीक है, उन कंडीशन में हम क्या करते हैं, CRRT यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन रेनल इंडिकेशन ऑफ HD। मतलब कि हम किन किन पेशेंट पे किडनी के अलावा भी हम हीमोडायलिसिस कर सकते हैं, जैसे कि कन्वेंशनल HD एज वेल एज SLED आर यूज्ड फ्रीक्वेंटली इन द मैनेजमेंट ऑफ नॉन रेनल कंडीशन। मतलब जो हीमोडायलिसिस हो गया, SLED हो गया, हम जो है अगर कोई मैनेजमेंट के लिए कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई पेशेंट है उसकी किडनी नहीं खराब हुई है या अदर कोई प्रॉब्लम है, उन पे हम अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। द सक्सेस ऑफ सच थेरेपी डिपेंड ऑन द कॉज एंड द टाइप ऑफ डायलिसिस। मतलब ये थेरेपी उस पर डिपेंड करती है कि कॉजेस क्या है और टाइप्स ऑफ डायलिसिस क्या है, ठीक है। नेक्स्ट जैसे कि आप कोई पेशेंट पॉइजनिंग, मतलब बहुत ज़्यादा पॉइजन मतलब बॉडी में बढ़ गया है, तो उस कंडीशन में हम मतलब HD हम करवा सकते हैं। ओवरडोज ऑफ वेरियस ड्रग्स एंड टॉक्सिन्स कैन बी मोर इफिशिएंट ट्रीट बाय डायलिसिस। मतलब जो ड्रग्स होती है, कोई मेडिसिन हो गया, अगर उसका ओवरडोज हो गया तो उस कंडीशन में हम हीमोडायलिसिस करवा सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम सेप्सिस कंडीशन में भी करवा सकते हैं, जैसे कि HD एंड SLED कैन बी डन यूज्ड इन पेशेंट विद रेनल फेलियर एंड सेप्सिस एज इट मे हेल्प इन द रिमूवल ऑफ इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स। मतलब जो हीमोडायलिसिस होती है, SLED होती है, वो हम सेप्सिस कंडीशन में भी हम करवा सकते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है, इम्यूनो एब्जॉर्प्शन इज क्या होती है, न्यूरल मॉडलिटीज़ है, इसको हम यूज करते हैं, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा महंगी होती है और कुछ यूनिट इसको अफोर्ड भी नहीं कर सकती है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करते हैं कि जो इन्फ्लामेटरी मेडिएटर्स होते हैं उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, रिमूवल ऑफ रेडियो कंट्रास्ट डेंस। मतलब कि हम CRRT एंड HD हम उस कंडीशन में भी यूज कर सकते हैं जब रेडियो कंट्रास्ट जो होता है, अगर ब्लड में ज़्यादा हो गया है उसमें है, तो हम उसको रिमूव करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। जैसे कि मोस्ट रेडियो कंट्रास्ट एजेंट हैव स्मॉल मॉलिकुलर वेट एंड दे कैन ईजिली पास थ्रू डायलिसिस मेम्ब्रेन। अगर मतलब ब्लड में रेडियो कंट्रास्ट की मात्रा बढ़ गई है या आ गया प्रेजेंट है, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम ब्लड से उसको हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। सिंस सम रेडियो कंट्रास्ट एजेंट कॉज एक्यूट किडनी इंजरी, HD इज कंसीडर सून आफ्टर कंट्रास्ट एक्सपोजर। मतलब इसमें क्या होता है, जो रेडियो कंट्रास्ट होता है ये किडनी को डैमेज कर सकता है, इसलिए हम अगर ब्लड में इसमें दिख रहा है तो इसको हम HD को थोड़ा हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है कंट्रोल ऑफ बॉडी टेम्परेचर। मान लो डायलिसिस के थ्रू हम बॉडी टेम्परेचर भी कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। कब हम इसका बहुत रियरली यूज होता है, जैसे मान लो दिस मेथड इज यूज रियरली टू कंट्रोल हाइपोथर्मिया और हाइपरथर्मिया व्हेन अदर मेजर फेल। मतलब इसको हम कब यूज करते हैं, जब इसको हम कंट्रोल करने के लिए मान लो हाइपर कोई पेशेंट है, उसको बहुत ठंडी लग रही है, ठीक है, हाइपो एंड हाइपरथर्मिया हुआ है, तो हम इसका यूज करते हैं, ठीक है। बहुत रेयरली करते हैं, हम कॉमन यूज नहीं करते हैं, ठीक है, अगर जब अदर पैरामीटर्स फेल हो गए हैं मैनेज करने के लिए तब, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है हाइपर कैल्सीमिया। अगर कोई पेशेंट को हाइपर कैल्सीमिया हुआ है, हाइपर कैल्सीमिया क्या होता है, जब कैल्शियम लेवल ब्लड में बढ़ जाता है तो उसको हम हाइपर कैल्सीमिया बोलते हैं। तो वेरी हाई लेवल्स ऑफ कैल्शियम इन ब्लड में बी एसोसिएटेड विद
कॉम्प्लिकेशंस इन द नर्वस सिस्टम। जैसे मतलब जो कैल्शियम है अगर इसका लेवल ब्लड में बढ़ गया है तो ये नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकता है, प्रॉब्लम कर सकता है। पेशेंट ऑफ हाइपरकैल्सीमिया हु आर नॉट इफेक्टिवली कंट्रोल बाय मेडिकल ट्रीटमेंट कैन बी सब्जेक्टेड टू HD व्हिच विल रैपिडली लोअर सीरम कैल्शियम लेवल। मतलब जो पेशेंट है अगर उनको मतलब कि हाइपरकैल्सीमिया हुआ है और उसको मैनेज करने के लिए हम मेडिसिन देते हैं, मेडिकल मैनेजमेंट करते हैं, अगर वो उससे भी नहीं निकल रहा है तो हम हीमोडायलिसिस कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है, हाइपरकैल्सीमिया में हम हीमोडायलिसिस यूज कर सकते हैं अगर मेडिकल हम ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, अगर उससे मैनेज नहीं हो रहा है तो। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नॉन रेनल इंडिकेशन ऑफ CRRT। मतलब हम CRRT और किस किस कंडीशन में हम करवा सकते हैं। ठीक है, किडनी के अलावा भी। ठीक है, तो सेप्सिस एंड अदर, जैसे कि पहला है सेप्टिक एंड सेप्टिक शॉक में। अगर कोई पेशेंट सेप्सिस हुआ है या सेप्टिक शॉक में गया है तो इस कंडीशन में हम CRRT का यूज कर सकते हैं। जैसे कि सेप्सिस एंड अदर इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर आर द मोस्ट कॉमन नॉन रेनल इंडिकेशन फॉर CRRT। हीमोफिल्ट्रेशन मोड ऑफ CRRT रिमूव्स इन्फ्लेमेटरी mediators like cytokinins from the circulation। मतलब अगर कोई पेशेंट है किडनी खराब नहीं हुई है, अगर उसको सेप्सिस हो गया या सेप्टिक शॉक में चला गया है तो इस कंडीशन में हम CRRT का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में भी कर सकते हैं। ठीक है, जैसे कि इसमें क्या होता है, एलिमिनेशन इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स एज वेल एज फ्लूइड फ्रॉम द ब्लड, द रिडक्शन ऑफ एक्स्ट्रा फ्लूइड इन द लंग्स इज हेल्पफुल इन पेशेंट विद ARDS, एक्यूट रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। मतलब अगर ब्लड में फ्लूइड का ओवरलोड हो गया है, ठीक है, एलिमिनेशन जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होता है उसका एलिमिनेशन करता है, और जो ब्लड में अगर हमारे बॉडी में अगर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है तो इस कंडीशन में हम CRRT का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि जो ब्रीदिंग में प्रॉब्लम हो रहा है, रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हुआ है पेशेंट को, उसमें जो है रिलीफ मिल सकता है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम पेशेंट को नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम कार्डियो पल्मोनरी बाईपास में भी हम कर सकते हैं। इसमें क्या होता है, जो इन्फ्लेमेटरी मेडिएटर्स होता है उसको रिमूव करता है और जो फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इससे जो है पेशेंट में कोई दिक्कत नहीं होगी और ऑक्सीजन लेवल मेंटेन रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में भी हम CRRT का यूज कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि हार्ट फेलियर विद लॉट ऑफ फ्लूइड एक्यूमुलेशन इन द बॉडी कॉज डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग एंड एडिमा। अगर मान लो कोई पेशेंट है, हार्ट में प्रॉब्लम है, अगर हार्ट में जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो गया है तो इसकी वजह से क्या होगा, ब्रीदिंग प्रॉब्लम हो सकती है। तो इस कंडीशन में हम CRRT का यूज कर सकते हैं फ्लूइड को रिमूव करने के लिए। इफ ट्रीटमेंट विद डायरेटिक्स इज नॉट सक्सेसफुल, अल्ट्राफिल्ट्रेशन कैन बी डन बाय फिल्ट्रेशन और अल्ट्राफिल्ट्रेशन यूजिंग द डायलिसिस मशीन। देखो अगर फ्लूइड रिमूव, अगर बॉडी में फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हुआ है तो पहले हम डायरेटिक्स देंगे। अगर डायरेटिक्स जो है काम नहीं कर रहा है तो फिर हमने हमारा नेक्स्ट ऑप्शन होता है CRRT के थ्रू हम फ्लूइड का जो बढ़ा हुआ एक्यूमुलेशन हुआ है इसको हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये क्या होता है, इनबॉर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म इंक्लूड अ ग्रुप ऑफ डिजीज व्हिच एबनॉर्मल मेटाबॉलिज्म एंड एक्यूमुलेशन ऑफ टॉक्सिन्स मेटाबॉलिज्म in the body। CRRT can rapidly remove these toxins metabolic and help in recovery। इसमें क्या होता है, मान लो किसी को मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह होते हैं हमारे ब्लड में बढ़ जाते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होगा, बहुत सारे सिम्टम्स पेशेंट को अनकंफर्टेबल सिम्टम्स अपीयर होंगे। इस कंडीशन में हम क्या करते हैं कि हम CRRT करवा सकते हैं। जो मेटाबॉलिक वेस्ट वगैरह बढ़ा है उसको हम रैपिडली रिमूव कर सकता है और पेशेंट को रिलीफ हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे लैक्टिक एसिडोसिस। CRRT कैन हेल्प बाय रिमूवल ऑफ लैक्टिक एसिड इन पेशेंट्स विद एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन द बॉडी। अगर बॉडी में लैक्टिक एसिड की मात्रा बढ़ गई है तो उस कंडीशन में भी हम CRRT का यूज कर सकते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि लैक्टिक एसिड को हम रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रश इंजरी एंड ट्यूमर लिसिस सिंड्रोम।
अगर किसी को क्रश इंजरी हुई है और ट्यूमरलिसिस सिंड्रोम हुआ है तो इस कंडीशन में भी हम CRRT का यूज़ कर सकते हैं। इन एनी क्रश इंजरी द मसल्स आर डैमेज्ड एंड मायोग्लोबिन स्कॉल्फ इनटू द ब्लड। जैसे मान लो कोई क्रश इंजरी हो गई है, ठीक है, मसल्स वहाँ से क्या होगी, जो मसल्स डैमेज हो गई वहाँ से क्या होता है, मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन रिलीज होता है। वो क्या करता है, मायोग्लोबिन प्रोटीन क्या करता है, ब्लड में जाता है और उसके थ्रू जो है किडनी में जाता है, ठीक है, और ये किडनी को क्या कर सकता है, डैमेज कर सकता है, ठीक है, अगर ब्लड में काफ़ी लंबे समय तक मायोग्लोबिन नामक प्रोटीन प्रेजेंट रही तो। नेक्स्ट क्या है, व्हेन ट्रीटमेंट फॉर कैंसर इज स्टार्टेड मैनी सेल्स डाइज एंड द यूरिक एसिड लेवल इन द ब्लड आर गोज अप, दिस कैन आल्सो डैमेज द किडनी। मान लो कोई पेशेंट है और उसका कैंसर का ट्रीटमेंट चल रहा है तो इस कंडीशन में भी क्या होता है कि यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ जाता है, ठीक है, और ये क्या करता है, किडनी को भी डैमेज कर सकता है। तो CRRT हेल्प्स बाय रिमूविंग मायोग्लोबिन एंड यूरिक एसिड फ्रॉम द ब्लड, शो द complications due to myoglobin and high uric acid levels can be prevented। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो यूरिक एसिड बढ़ा हुआ और जो मायोग्लोबिन है उसको हम रिमूव करने के लिए CRRT का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड से नेक्स्ट है हम मेटाबॉलिक एसिडोसिस में भी कर सकते हैं, ठीक है। इट इज़ द चेंज ऑफ ब्लड pH टू एसिड। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि इंडिकेशन ऑफ डायलिसिस। मान लो किसी की किडनी खराब हुई है तो क्या क्या चीज़ें इंडिकेट करती हैं डायलिसिस कराने के लिए, ठीक है। तो पहला क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। पेशेंट को क्या हो जाएगा, मेटाबॉलिक एसिडोसिस हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर पेशेंट को मेटाबॉलिक एसिडोसिस हुआ है तो हम क्या किससे ट्रीट करते हैं, सोडा बाइकार्ब से। अगर कभी कभी ऐसा होता है सोडा बाइकार्ब भी इफेक्ट नहीं कर रहा है तो इस कंडीशन में हम क्या करती है, डायलिसिस कराने की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस भी हो सकता है, सच अ सीवियर हाइपरकैलेमिया वेयर द ब्लड लेवल ऑफ पोटेशियम इज राइज्ड। इसमें क्या होता है, अगर मान लो किसी किडनी खराब गई है तो जो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं इम्बैलेंस हो जाते हैं, तो इसमें ज़्यादातर क्या देखा जाता है कि पोटेशियम लेवल बढ़ जाता है, हाइपरकैलेमिया हो जाता है। तो इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, मतलब हीमोडायलिसिस का यूज करते हैं, ठीक है, जो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस है उसको मैनेज करने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है फ्लूइड ओवरलोड। इसमें क्या होता है, फ्लूइड ओवरलोड ऑफ फ्लूइड इन द बॉडी दैट डायरेटिक्स कैन नॉट रिलीव। अगर मान लो किसी किडनी खराब गई है तो फिर क्या होता है कि हमारे बॉडी में जो है फ्लूइड का एक्यूमुलेशन हो जाता है, फ्लूइड ओवरलोड हो जाता है। तो उस कंडीशन में क्या होती है, डायलिसिस की जरूरत पड़ सकती है, ठीक है, फ्लूइड को रिमूव करने के लिए बाय अल्ट्राफिल्ट्रेशन, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है एक्यूट पॉइजनिंग। मान लो वेयर द हार्मफुल सब्सटेंस कैन बी रिमूव्ड बाय डायलिसिस। मतलब कि अगर एक्यूट पॉइजनिंग हो गई, जैसे मान लो कोई मेडिसिन ले रहे हैं, ड्रग्स ले रहे हैं, तो इससे क्या होता है कि जो पॉइजन कुछ चीज़ें होती हैं पॉइजन का काम करती हैं, और एक्यूट पॉइजनिंग हो गया है तो इस कंडीशन में भी हम डायलिसिस का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है यूरीमिया के भी कंडीशन में हम डायलिसिस का यूज कर सकते हैं, और हम बताएंगे यूरीमिया के बारे में। सर्टेन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंडीशन यूरीमिया वेयर यूरिया एंड अदर सब्सटेंस मटेरियल बिल्डअप इन द बॉडी। यूरीमिया क्या होता है, जब हमारे बॉडी में मेटाबॉलिक वेस्ट, नाइट्रोजन वेस्ट जो है इनका जो लेवल होता है इंक्रीज हो जाता है तो उसको हम यूरीमिया बोलते हैं, और इसकी वजह से बहुत सीवियर कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि सच एज कॉम्प्लिकेशन इंक्लूड पेरिकार्डियाटिस हो जाता है। पेरिकार्डियाटिस क्या होता है, इन्फ्लेमेशन ऑफ द पेरिकार्डियम इन द हार्ट। मतलब जो हार्ट में पेरिकार्डियम होती है वहाँ पे जो है इन्फ्लेमेशन हो जाता है, इन्फेक्शन हो जाता है। नेक्स्ट है इंसेफेलोपैथी और डिजीज अफेक्ट ब्रेन फंक्शन एंड गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट ब्लीडिंग। इसकी वजह से क्या होती है, यूरीमिया की वजह से मतलब कि हार्ट में भी प्रॉब्लम हो सकती है, ब्रेन में भी प्रॉब्लम हो सकती है, एंड जीआई प्रॉब्लम मतलब ब्लीडिंग भी हो सकती है, मतलब जो स्टमक है वहाँ पे ब्लीडिंग भी हो सकती है यूरीमिया की वजह से, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है कि हमें डायलिसिस कराने की आवश्यकता पड़ती है। इसकी वजह से क्या होता है कि मेटाबॉलिक जो वेस्ट होते हैं वो हम रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, बाय डायलिसिस, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे मेडिकल कॉम्प्लिकेशन। मतलब कि इसके वजह से डायलिसिस की वजह से ड्यूरिंग डायलिसिस पेशेंट को क्या क्या दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो पहला है हाइपोटेंशन। मतलब पेशेंट को हाइपोटेंशन हो सकता है। हाइपोटेंशन क्या होता है, जो हमारी बीपी होती है वो नॉर्मल कितनी है, 120/80 mm ऑफ Hg। जब यही बीपी नॉर्मल से डिक्रीज हो जाती है तो उसको हम हाइपोटेंशन बोलते हैं। ड्यूरिंग डायलिसिस हाइपोटेंशन ये जो कॉज मतलब कि कॉम्प्लिकेशन है बहुत ज़्यादा कॉमन है, इसमें जो है बीपी फॉल हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है मसल क्रैम्प
क्रैम्प्स, मसल्स क्रैम्प्स भी हो सकता है, मतलब मसल्स में मुड़ोड़ हो सकता है, कॉजेज हैं जिससे कि ज़्यादा फ्लूइड रिमूवल हो गया, ठीक है। नेक्स्ट है नोजिया एंड वोमिटिंग, नोजिया एंड वोमिटिंग भी हो सकता है, सिफेल्जिया भी हो सकता है, मतलब हेडेक हो सकता है। नेक्स्ट चेस्ट पेन एंड बैक पेन हो सकता है, ईचिंग हो सकता है, ईचिंग यूरिक एसिड मात्रा अगर इंक्रीज हो जाती है, ये सब रीजन हो सकता है ईचिंग होने का। नेक्स्ट डीडीएस होता है, डायलिसिस डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम, ये क्या होता है, न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स होता है, इसमें जो है सेरिब्रल एडिमा हो जाता है। इसके ये क्या होता है, मतलब ये डायलिसिस कराने से पहले होता है, ठीक है, मतलब डायलिसिस कराने के बाद। मान लो कोई पेशेंट आया है, वो फर्स्ट टाइम डायलिसिस कराने आया है, तो डायलिसिस कराने के बाद ये प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है जीआई ब्लीडिंग, जीआई ब्लीडिंग भी बहुत कॉमन कॉम्प्लिकेशन है, जैसे कि यूरीमिया के कंडीशन में जीआई ब्लीडिंग हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है फीवर, अगर इन्फेक्शन है, मतलब एसेप्टिक टेक्निक नहीं रख रहे हैं, हाइजीन करके नहीं रख रहे हैं, प्रोसीजर नहीं कर रहे हैं, तो नोजिया एंड वोमिटिंग हो सकता है, फीवर भी हो सकता है इन्फेक्शन की वजह से, एंड एसटीएन भी हो सकता है, मतलब हाइपरटेंशन भी हो सकता है, क्योंकि हमारा किडनी काम नहीं कर पा रही है। किडनी काम होता है बीपी को भी मेंटेन करके रखना, ठीक है। अगर किडनी खराब गई है तो हमारी जो बीपी वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, और बीपी कभी ज़्यादा रहेगी और कभी कम रहेगी, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन। टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है, ठीक है। तो टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन ब्लड क्लॉटिंग इन डायलाइजर, मतलब जो डायलाइजर है जहाँ पे ब्लड का फिल्ट्रेशन हो रहा है वहाँ पे ब्लड का क्लॉट भी हो सकता है, ठीक है। लीकिंग ऑफ डायलाइजर, मतलब डायलाइजर में ब्लड का लीक हो सकता है। नेक्स्ट है हीमोलिसिस, हीमोलिसिस हो सकता है। हीमोलिसिस क्या होता है, हीमो मतलब ब्लड हो गया, लिसिस मतलब ब्रेकडाउन होना, मतलब ब्लड का ब्रेकडाउन होना, आरबीसी का डिस्ट्रक्शन होना या हीमोलिसिस होना, ठीक है। इसके कॉजेज है केमिकल होता है, मैकेनिकल होता है और थर्मल होता है। थर्मल में क्या होता है कि जैसे कि टेम्परेचर ज़्यादा हो गया, इस कंडीशन में भी हीमोलिसिस हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है पुअर ब्लड फ्लो रेट, अगर फिस्टुला सही से नहीं बना है, सही प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर रहा है या कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ रहा है तो ब्लड फ्लो सही से नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट है ब्लड लॉस, अगर कनेक्शन हम सही से नहीं किए हैं, ठीक है, लूज कनेक्शन है तो ब्लड लॉस भी पेशेंट की बॉडी से हो सकता है, ब्लड सर्किट से हो सकता है। ये सब क्या हो गया, टेक्निकल कॉम्प्लिकेशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट हम बात करेंगे स्लेट के बारे में। स्लेट क्या होती है, स्लेट ए भी एक डायलिसिस का टाइप्स होता है, जैसे अभी आपको मैंने सीआरआरटी के बारे में बताया था, वैसे एक स्लेट भी डायलिसिस का टाइप्स होता है। स्लेट क्या है, सस्टेन्ड लो एफिशिएंसी डायलिसिस, ठीक है। इसके बारे में हम बताएंगे क्या होता है। दिस टाइप इट इज अ टाइप्स ऑफ डायलिसिस, ये भी एक डायलिसिस का टाइप्स होता है, दैट यूजेज अ स्लोअर ब्लड फ्लो रेट एंड लोअर डायलिसिस फ्लो रेट कंपेयर टू ट्रेडिशनल हीमोडायलिसिस। में क्या होता है, ये भी एक डायलिसिस टाइप्स होता है, इसमें जो ब्लड फ्लो रेट है एंड जो डायलिसिस मतलब उसका जो फ्लो है बहुत स्लो होता है कंपेयर टू एचडी, ठीक है। नेक्स्ट है स्लेट इज टाइपिकली परफॉर्म ओवर अ लॉन्गर पीरियड, यूजुअली 8 to 12 आवर्स एंड इट इज ऑफ्टन यूज्ड फॉर पेशेंट हु रिक्वायर्स मोर जेंटल फ्लूइड रिमूवल एंड हैव हीमोडायनामिकली इनस्टेबल, मतलब कि ये क्या होता है, काफ़ी लॉन्गर प्रोसेस होता है, प्रोसीजर होता है, जैसे कि कितने घंटे की होती है, 8 to 12 आवर्स, ठीक है। स्लेट इज ऑफ्टन यूज्ड इन इंटेंसिव केयर यूनिट और फॉर पेशेंट हु आर एट रिस्क ऑफ कॉम्प्लिकेशन फ्रॉम एडिशनल हीमोडायलिसिस सच एज हाइपोटेंशन और फ्लूइड ओवरलोड, मतलब ये स्लेट हम किस में करते हैं, इंटेंसिव केयर यूनिट में करते हैं। किन पेशेंट में, जिसको मतलब हार्ट से ज़्यादा प्रॉब्लम हो या ज़्यादा वो हीमोडायनामिकली अनस्टेबल है, उस कंडीशन में हम स्लेट का यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इट इज़ आल्सो समटाइम्स यूज फॉर पेशेंट विद एक्यूट किडनी इंजरी और दोज हु रिक्वायर कंटिन्यूअस रेनल रिप्लेसमेंट थेरेपी। और इसको हम किस टाइम पे यूज़ करते हैं, मान लो किसी कोई पेशेंट है, उसकी अचानक किडनी खराब गई है और उसको सीआरआरटी कराने की जरूरत पड़ रही है, ठीक है। तो हम सीआरआरटी काफ़ी महंगा प्रोसीजर है, तो हम उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, स्लेट का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है रिड्यूस्ड नीड फॉर एंटीकोगुलेशन, मतलब इसमें एंटीकोगुलेशन की बहुत कम ज़रूरत पड़ती है या ज़रूरत भी नहीं पड़ती है, अगर ज़रूरत पड़ती है तो हम बहुत कम यूज़ करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इम्प्रूव पेशेंट कंफर्ट, और पेशेंट इससे जो है कंफर्ट फील कर सकता है। और फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब ये इसको हम कहीं भी किसी भी जगह हम कर सकते हैं, ठीक है। इसके लिए कोई एक्स्ट्रा मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है, जो हमें सीआरआरटी और जो एचडी में यूज हो रहा है उसी का मतलब मशीन और डायलाइजर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड।
नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंसिपल ऑफ डायलिसिस। हम बात करेंगे मतलब डायलिसिस के प्रिंसिपल क्या होता है, डायलिसिस कैसे वर्क करता है। तो डायलिसिस थ्री प्रिंसिपल पर वर्क करता है। जैसे कि पहला है डिफ्यूजन। डिफ्यूजन क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द स्पोंटेनियस मूवमेंट ऑफ सोल्यूट फ्रॉम द सोल्यूशन विद हायर सोल्यूट कंसंट्रेशन टू अ सोल्यूशन विद लोअर सोल्यूट कंसंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। इसमें क्या होता है, जो सोल्यूट होता है वो कैसे होता है, जो हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन की तरफ जाता है। जैसे कि यूरिया, यूरिक एसिड बेस मतलब हो गया, जो ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट है, ये क्या है, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन में जाता है। मतलब कि जो ब्लड का मेटाबॉलिक वेस्ट है वो डायलेस्टेट में चला जाता है, किसके थ्रू, एसपीएम के थ्रू। ठीक है। नेक्स्ट है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में क्या होता है, जो डायलिसिट का कंपोजिशन है वो ब्लड में चला जाता है। तो इसमें क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द स्पोंटेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट फ्रॉम अ solution of lower solute concentration to a solution with higher solute concentration across a semi permeable membrane। इसमें क्या होता है, जो सॉल्वेंट का रिमूवल होता है, वो मूवमेंट होता है, वो लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन, मतलब जो ब्लड जो डायलिसिट का कंपोजिशन होता है इलेक्ट्रोलाइट्स का, वो कहाँ जाता है, लोअर कंसंट्रेशन टू हायर कंसंट्रेशन ब्लड में। ठीक है। तो ये हो गया ऑस्मोसिस। ठीक है। नेक्स्ट अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसमें क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज द मूवमेंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स अक्रॉस अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन फ्रॉम द एरिया ऑफ हायर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर टू एन एरिया ऑफ लोअर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। इसमें यूएफ के थ्रू हम क्या करते हैं, पेशेंट की बॉडी में जो एक्स्ट्रा फ्लूइड बढ़ा हुआ होता है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है। ये हो गया प्रिंसिपल। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। अभी तक किसके बारे में हम बात कर रहे थे, हीमोडायलिसिस के बारे में। हीमोडायलिसिस टाइप्स क्या होते हैं, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस के बारे में। ठीक है। पेरिटोनियल डायलिसिस क्या होती है, it is a type of dialysis that uses the peritoneum, a thin layer of tissue lining the abdominal cavity as a filter to remove waste and excess fluid from the blood। ये क्या होता है, ये डायलिसिस का टाइप्स होता है। इसमें हम क्या करते हैं, पेट एब्डोमिनल कैविटी होती है, वहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी होती है, उसको हम डायलिसिस करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या होता है कि हम पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डालते हैं। ठीक है। कैथेटर डालने के बाद हम बाहर से एक डायलिसिस डालते हैं, जो डायलिसिस फ्लूइड जिसको हम बोलते हैं। फ्लूइड डालने के बाद वहाँ पे पेरिटोनियल कैविटी में थोड़े टाइम के लिए होल्ड रहेगा। होल्ड होने के बाद जो मतलब प्रोसेस वहाँ पे चलती है, जो ब्लड का मेटाबॉलिक वेस्ट है वो डायलिसेट में चला जाएगा, और जो डायलिसेट का कंपोजिशन है वो ब्लड में चला जाएगा। उसके बाद हम जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो इसको हम दूसरे पोर्ट से हम इसको ड्रेन कर लेते हैं। ठीक है। तो ये पेडी के बारे में हो गया। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे पेरिटोनियल डायलिसिस प्रोसेस। इसका प्रोसेस क्या होता है, अ सर्जन इम्प्लांट अ कैथेटर इन द पेरिटोनियल एब्डोमेन व्हिच अलाउ अ स्टेराइल डायलिसिस सॉल्यूशन कॉल्ड डायलिसेट टू फ्लो इनटू द पेरिटोनियल कैविटी। मतलब जो सर्जन होता है एक कैथेटर इम्प्लांट करता है, मतलब पेरिटोनियल कैविटी में कैथेटर डालता है, उसके थ्रू क्या होता है कि कैथेटर थ्रू एक डायलिसिस सॉल्यूशन डालते हैं। ठीक है। जिसको हम डायलिसेट बोलते हैं। ठीक है। कहाँ पे डालते हैं, पेरिटोनियल कैविटी में, किसके थ्रू, डायलाइजर के थ्रू। ठीक है। उसके बाद द डायलिसेट स्टे इन द पेरिटोनियल कैविटी फॉर अ सर्टेन पीरियड अलाउइंग द वेस्ट प्रोडक्ट एंड एक्सेस फ्लूइड टू पास थ्रू द पेरिटोनियम एंड इनटू द डायलिसेट। मतलब जो डायलिसिस हम पेरिटोनियल कैविटी में डाले हैं वो क्या करेगा, पेरिटोनियल कैविटी में होल्ड रहता है। जो ब्लड में मेटाबॉलिक वेस्ट है, जो एक्स्ट्रा फ्लूइड है, वो कहाँ जाएगा, डायलिसेट में चला जाता है, और जो डायलिसेट का कंपोजिशन है वो क्या होता है, ब्लड में चला आता है। उसके बाद द यूज डायलिसेट इज देन ड्रेन फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी एंड डिस्कार्ड। उसके बाद क्या होता है, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है तो जो फ्लूइड है उसको हम ड्रेन कर देते हैं फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी से। ठीक है। द प्रोसेस इज रिपीटेड सिवरल टाइम्स अ डे एज नीडेड। और ये प्रोसेस हम दिन भर में 6 या 5 बार, हम 5 या 6 बार मतलब हम इसको रिपीट करते रहते हैं जैसे हमें यूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस के टाइप्स क्या होते हैं। पहला है कंटिन्यूअस एम्बुलेटरी पेरिटोनियल डायलिसिस, जिसको हम CAPD भी बोलते हैं। ठीक है। शॉर्टकट में एक्सचेंजेस एज आर डन मैनुअली सेवरल टाइम्स अभी। इसको हम क्या करते हैं, इसमें मशीन की जरूरत नहीं पड़ती है, इसको हम मैनुअल हम कर सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है ऑटोमेटेड पेरिटोनियल डायलिसिस। ठीक है। ये क्या होता है, इसमें हमें डायलिसिस की जरूरत, डायलिसिस मतलब मशीन की जरूरत पड़ती है। इसको हम कब यूज करते हैं, जब पेशेंट सो रहा है तब। ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेजेज ऑफ पेरिटोनियल डायलिसिस। मतलब इसके फेज क्या होते हैं पेरिटोनियल डायलिसिस के, इसके 3 फेज होते हैं। फिल फेज, ठीक है, जिसको हम इन्फ्यूजन फेज भी कहते हैं। द पेरिटोनियल कैविटी इज फिल्ड विद डायलिसेट
स्टेराइल सोल्यूशन होता है डायलिसेट थ्रू द इम्प्लांट कैथेटर, मतलब जो कैथेटर हमने अभी बताया था कि पेरिटोनियल कैविटी में इम्प्लांट किए रहते हैं, उसको थ्रू हम क्या डालते हैं, पेरिटोनियल फ्लूइड डालते हैं, ठीक है। उसके बाद डुअल टाइम चलता है। डुअल फेज क्या होता है, द डायलिसेट स्टे इन द पेरिटोनियल कैविटी फॉर अ सर्टेन पीरियड यूजुअली 30 मिनट्स और टू several hours, allowing waste product and excess fluid to pass through the peritoneum and into the डायलिसेट। मतलब डुअल टाइम क्या होता है, जब तक पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड होल्ड रहता है उसको हम डुअल टाइम बोलते हैं। अप्रॉक्स डुअल टाइम 30 मिनट का होता है और डिपेंड करता है डॉक्टर कितने टाइम के लिए प्रिस्क्राइब किया, ठीक है, इसको हम डुअल टाइम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है ड्रेन फेज, ठीक है। ये क्या होता है, द यूज डायलिसेट इज ड्रेन्ड फ्रॉम द पेरिटोनियल कैविटी थ्रू द कैथेटर। ड्रेन किससे बोलते हैं, जब तक पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड होल्ड रहता है उसको हम डुअल टाइम बोलते हैं। जब जो ब्लड का मेटाबॉलिक वेस्ट वो डायलिसेट में चला आया, जो डायलिसेट का यूजफुल चीज़ है वो मटेरियल है वो ब्लड में चला गया, जब ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है जो डायलिसेट बचता है वो क्या होता है, उसको हमें ड्रेन करना रहता है, ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ड्रेन बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है रिपीटेड फेज। स्टेप 1 2 3 आर रिपीटेड सेवरल टाइम्स आ वीक एज नीडेड। मतलब रिपीटेड, जब ये साइकिल कंप्लीट हो जाती है तो हम नेक्स्ट साइकिल स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी मैं आपको ऐसे ओरल बता देती हूँ फेज क्या होते हैं। इसके पेरिटोनियल डायलिसिस करने के 3 फेजेस होते हैं। पहला है इन्फ्यूजन फेज। इन्फ्यूजन फेज क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी में हम फ्लूइड को डालते हैं कैथेटर थ्रू, ठीक है, उसको हम फिल फेज बोलते हैं या इन्फ्यूजन फेज बोलते हैं। उसके बाद डुअल फेज आता है या डुअल टाइम आता है, जब तक पेरिटोनियल कैविटी में फ्लूइड होल्ड रहता है उसको हम डुअल टाइम बोलते हैं। अप्रॉक्स डुअल टाइम 30 मिनट का होता है। नेक्स्ट होता है ड्रेन फेज, ठीक है। ड्रेन जब हम फ्लूइड को हम ड्रेन करते हैं उसको हम ड्रेन फेज बोलते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे एडवांटेज, मतलब पेरिटोनियल डायलिसिस करने के इसके लाभ क्या क्या हैं, एडवांटेजेस क्या है, ठीक है। तो पहला है मोर फ्लेक्सिबल एंड कन्वेंशनल देन हीमोडायलिसिस। मतलब ये फ्लेक्सिबल होती है, काफ़ी फ्लेक्सिबल होती है, इसको हम कभी भी कर सकते हैं, इसको हम घर पे भी कर सकते हैं। नेक्स्ट कैन बी डन एट होम व्हिल ट्रैवलिंग। इसको हम घर पे भी कर सकते हैं, जब हम मान लो कोई पेशेंट है डायलिसिस उसकी चल रही है तो अगर ट्रैवल करना चाहता है तो ट्रैवल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेंटल ऑन द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट है अलाउिंग द मोर फ्लूइड एंड डाइटरी फ्रीडम। इसमें जो है डाइट का कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता है, फ्रीडम होती है, ठीक है। एंड कैन बी मोर कॉस्ट इफेक्टिव, थोड़ा महंगी भी हो सकती है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। अगर कोई किसी चीज़ के अगर फायदे हैं तो उसके नुकसान भी होते हैं, जैसे कि उसके फायदे अभी मैंने आपको बता दिया एडवांटेज। नेक्स्ट हम बात करेंगे डिसएडवांटेज के बारे में। इसके डिसएडवांटेज है रिस्क इन्फेक्शन रिस्क, जैसे कि इसमें इन्फेक्शन भी हो सकता है, जैसे कि पेरिटोनाइटिस हो सकता है, ठीक है। पेरिटोनाइटिस क्या होता है, पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन हो जाना। जैसे कि बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शन कैन ऑकर इन द पेरिटोनियल कैविटी पेरिटोनियम और एट द कैथेटर साइड। मतलब इन्फेक्शन हो सकता है, ठीक है, जो कैथेटर पड़ा हुआ है उसके साइड में या पेरिटोनियल कैविटी में इन्फेक्शन हो सकता है, जिसको हम बोलते हैं पेरिटोनाइटिस, ठीक है। नेक्स्ट कैथेटर कॉम्प्लिकेशन, और जो कैथेटर पड़ा हुआ है पेरिटोनियल कैविटी में उससे रिलेटेड भी कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, जैसे कि कैथेटर ब्लॉकेज हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है एंड डैमेज कैन ऑकर, और डैमेज भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे नेक्स्ट कॉम्प्लिकेशन के बारे में, डायलिसेट लीक्स, ठीक है। लीक कैन ऑकर्स इन द कैथेटर और एब्डोमेन वॉल लीडिंग टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन। और जो डायलिसेट है वो लीक भी हो सकता है, इसकी वजह से क्या हो सकता है, फ्लूइड का एक्यूमुलेशन पेरिटोनियल कैविटी में हो सकता है। नेक्स्ट हर्निया। हर्निया क्या होता है, कोई भी ऑर्गन अपनी जगह से डिस्प्लेस हो जाना, ठीक है, जैसे कि वीकनेड एब्डोमिनल मसल्स कैन लीड टू हर्निया। मतलब जो पेरिटोनियल कैविटी है वहाँ की जो मसल्स है वो वीक हो जाती है कैथेटर पड़ने की वजह से, इसकी वजह से क्या होता है, हर्निया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन क्रैम्पिंग और डिस्कम्फर्ट ड्यूरिंग और आफ्टर एक्सचेंज। मतलब कि पेशेंट को एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट हो सकता है, पेन भी हो सकता है ड्यूरिंग एक्सचेंज टाइम, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट है लिमिटेड क्लियरेंस। PD may not be as effective as hemodialysis
इन रिमूवल वेस्ट प्रोडक्ट स्पेशली इन लार्ज पेशेंट, मतलब इसका जो क्लियरेंस होता है HD के कंपेयर में थोड़ा कम वेस्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट है इंक्रीज रिस्क ऑफ माल न्यूट्रिशन, प्रोटीन लॉसेस इन द डायलिसिस कैन लीड टू माल न्यूट्रिशन इफ नॉट एडिक्वेटली रिप्लेसमेंट। इसमें जो है प्रोटीन की कमी हो सकती है। क्यों हो सकती है? जो पेट वाले मेम्ब्रेन होते हैं उसके जो पोर साइज होते हैं थोड़ा बड़े होते हैं, लार्ज होते हैं, उसके थ्रू क्या होता है प्रोटीन लॉस हो सकती है, तो इसकी वजह से जो है माल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है, अगर इसको रिप्लेस नहीं किए तो, ठीक है, अगर नीड है तो। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट हम बात करेंगे इसके कॉम्प्लिकेशन के बारे में, इसके कॉम्प्लिकेशन क्या होते हैं, ठीक है। तो पहला है पेरिटोनाइटिस। जैसा भी मैंने बताया पेरिटोनाइटिस क्या होता है, अगर पेरिटोनल कैविटी में इन्फेक्शन हो गया है तो इसको हम पेरिटोनाइटिस बोलते हैं, जो कि मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन PD का होता है। नेक्स्ट है ब्लीडिंग, और ब्लीडिंग भी हो सकती है। और नेक्स्ट डायलिसिस लीकेज, डायलिसिस का लीकेज भी हो सकता है, ठीक है। ब्लैडर परफोरेशन, ब्लैडर में परफोरेशन हो सकता है, मतलब यूरिनरी ब्लैडर में। नेक्स्ट हाइपोएल्बुमिनिया हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट मसल्स वीकनिंग, काफी लंबे समय तक कैथेटर पड़ने की वजह से मसल्स वीक भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट हार्निया, और हार्निया भी हो सकता है, ठीक है। हार्निया क्या होता है? जैसे अभी आपको मैंने बताया कि कोई भी ऑर्गन अपनी जगह से मिसप्लेस्ड हो जाना, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड। थैंक यू। आपको आई होप आपको ये मेरा सेशन पसंद आया होगा। ऐसे वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल rgcsk.edu को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।